Welcome to Brighton's Future. Today we are going to talk about the current affairs which have been in the news from last 2 months, that is March and April both. In this video, चलिए फिर शुरू करते हैं. The first issue is same-sex marriages or the about rights of LGBTQ community. तो इशू क्या है दोस्तों? दो लोग हैं, सुप्रिया और अभय. ये सेम सेक्स कपल हैं. इन्होंने रिसेंटली शादी करी है और इसके बाद फिर से ये मैटर करंट अफेयर्स या फिर न्यूज़ में आने लगा है. इशू क्या हुआ कि इन दोनों शादी कर दी, पर कुछ राइट्स होते हैं इंडिया में जो कि सिर्फ और सिर्फ मैरिड कपल ही और जो ऐसे कपल्स जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो ही इंजॉय कर सकते हैं. तो इसलिए इन लोगों ने कोर्ट में पेटिशन कर दी, केस कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ कि हमने शादी की है और हमें ये राइट्स प्रोवाइड क्यों नहीं किए जा रहे हैं. ये संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान हमें कई सारे राइट्स देता है, जैसे कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15. तो इन्होंने कोर्ट में पेटिशन लगा दी और इनके आर्ग्यूमेंट्स क्या है पहले हम वो देखते हैं. इनका आर्गुमेंट है कि द सेम सेक्स कपल शुड बी इंक्लूडेड इन द रीम ऑफ मैरिज अंडर लॉ, कि इन जो सेम सेक्स कपल हैं उनको भी वही राइट्स दिए जाए जो कि मैरिड कपल को इंडिया में दिए जाते हैं. फिर अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये संविधान के कई सारे आर्टिकल्स का उल्लंघन है, जैसे कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 15 कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. परंतु क्योंकि हमें लॉ ये राइट नहीं देता कि हम सेम सेक्स कपल होने के बावजूद शादी कर सकते हैं, तो ये आर्टिकल 14, 15 और 21 तीनों का उल्लंघन है और हमें भी बाकी लोगों के साथ इक्वल राइट्स दिए जाए. लेकिन गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या है? गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, हम और जो ये रजिस्ट्रेशन करने का राइट है ये गवर्नमेंट आपको दे सकती है, ये कोर्ट में मैटर नहीं जाना चाहिए. इसे एक जुडिशियल क्रिएशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन मैरिज जो है उसका एक नई तरह का जुडिशियल क्रिएशन हो जाएगा जो कि जो एग्जिस्ट करता है उससे डिफरेंट है. और लॉ बनाने का राइट सिर्फ पार्लियामेंट को, इसलिए आपको इसमें जुडिशरी को इसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है. तो फिर पेटिशनर फिर से कहते हैं कि जो मैरिड कपल्स हैं वो कई सारे राइट्स इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि राइट टू अडॉप्ट, राइट टू सरोगेसी और असिस्टेड रिप्रोडक्शन, इनहेरिटेंस राइट्स, मेंटेनेंस, कई सारे टैक्स बेनिफिट्स हैं जैसे कि डिडक्शन ऑफ सर्टेन सम्स, द प्रोटेक्शन बाय स्टेट ऑफ विडो ऑन और देयर चिल्ड्रन थ्रू पेंशंस, सोशल स्कीम्स एंड ट्रांसप्लांटेशंस ऑफ द ऑर्गन सेक्टर, जिसमें लिखा है कि जो नियर रिलेटिव होते हैं वो डिसीज्ड बॉडी को यूज कर सकते हैं या फिर ऑर्गन डोनेशन या थेराप्यूटिक पर्पजेज के लिए यूज करवा सकते हैं. इसके अलावा जो दूसरे लोग होते हैं वो यूज नहीं कर सकते. पर क्योंकि यहाँ पे उनको मैरिज करने का अधिकार लीगली नहीं दिया जा रहा, तो उनका कहना है कि हम ये सारे राइट्स इंजॉय नहीं कर सकते. ये जो फैसिलिटीज़ हैं जो इंडिया में मैरिड कपल्स को मिलती हैं हम इंजॉय नहीं कर सकते. तो कोर्ट में मैरिज है सेम सेक्स कपल के लिए उसको भी लीगलाइज किया जाए. कुछ डिसीजन जो पहले हुए थे उसमें कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को डिक्रिमिनलाइज किया था, मतलब जिन लॉज में सेम सेक्स मैरिज को प्रोहिबिट किया गया है उस लॉ को हटा दिया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट ने या फिर कोर्ट ने उनको ये राइट दे दिया या फिर इनकी जो शादी होगी उसको लीगलाइज कर दिया. तो इनकी पिटीशन यही है कि हमें भी शादी का रजिस्ट्रेशन करने दिया जाए ताकि हम विभिन्न ये जो ढेर सारे राइट्स हैं इनको इंजॉय कर सकें. फिर गवर्नमेंट वापस कहती है कि क्योंकि लेजिस्लेचर के पास ये राइट है कि वो किसी लॉ को अमेंड कर सकता है, तो कोर्ट को इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए. और क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट इशू नहीं है, ये एक सोसाइटल इशू है, तो इस पर पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए ना कि कोर्ट में. और लास्ट में गवर्नमेंट कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अर्बन इलिटिस्ट व्यू है और कुछ नहीं है. उनका मानना है कि बहुत से कम लोग इससे जुड़े हुए हैं, सभी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इवन रिकॉग्नाइज भी नहीं करना चाहते. तो डेमोक्रेसी में ही होता है गवर्नमेंट मेजोरिटी की बात ज़्यादा सुनती है. शायद मेजोरिटी भी यही चाहती होगी. फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ पहले भी डिसीजंस दिए थे जिसमें इन मैटर्स पे बात हुई, जैसे कि लता सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2006, शफीन जहान वर्सेज अशोकन केएम 2018, लक्ष्मीबाई सी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 2021. इन तीनों केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी अडल्ट को आर्टिकल 21 के तहत राइट टू मैरी है, कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ शादी कर सकते हैं अगर वो व्यक्ति अडल्ट हैं. तो इसमें स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि जो मेल और फीमेल ही शादी कर सकते हैं, कोई भी अडल्ट शादी कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं इन जजमेंट से ये उनको राइट मिल गया कि वो लोग मैरी तो कर सकते हैं. लेकिन अभी किसी लॉ में स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है ना कि वो लोग अपनी शादी को रजिस्टर करवा सकते हैं, सेम सेक्स मैरिज को. फिर केस पुट्टुस्वामी केस हुआ था 2017 में. तब कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि LGBTQ आर रियल एंड नॉट सो कॉल्ड. गवर्नमेंट और कई सारे जो अपोजिशन वाले थे उनका ये कहना था कि जो LGBTQs के राइट्स की बात की जा रही है, सो कॉल्ड राइट्स हैं, ये नेचुरल जस्टिस वगैरह जो चला आ रहा है शुरू से नेचुरली नहीं है. तो कोर्ट ने कहा था कि इनके राइट्स भी रियल राइट्स हैं, ये सो कॉल्ड राइट्स नहीं हैं.
फिर नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इस केस में कहा कि LGBTQ कम्युनिटी इंजॉय फुल रेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, मतलब जो संविधान अधिकार देता है उन्हें वो अच्छे से इंजॉय कर सकती हैं। अभी 18 अप्रैल को एक नई 5 जज बेंच इस केस को सुन रही है, मतलब जो प्ली अभी इन्होंने लगाई थी उसको एक 5 जज बेंच आज सुन रही है। गवर्नमेंट ने इसको अपोज किया था कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का राइट है, तो लॉ बनाना या लॉ में अमेंड करना, तो कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि ठीक है, हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो स्कोप है इस हियरिंग का वो सिर्फ और सिर्फ सिविल यूनियन से लिमिट है ना, कि सिविल यूनियन क्या होता है। तो सिविल यूनियन एक तरह का लीगल स्टेटस है कि जो सेम सेक्स मैरिज कपल हैं वो स्पेसिफिक राइट्स एंजॉय कर सकते हैं जो कि मैरिड कपल्स को दिए जाते हैं। थ्रू इट सेम सेक्स कपल कैन एंजॉय वेरियस राइट्स लाइक इनहेरिटेंस, जॉइंट पेरेंटिंग। ये सिविल यूनियन होता है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे सिविल यूनियन को अलाउ किया गया है। जैसे USA में 2015 से पहले कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे सिविल यूनियन को अलाउ किया गया था। लेकिन अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें सबसे पहले USA आता है। USA ने 2015 में, मतलब USA का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो सेम सेक्स मैरिज उसको लीगलाइज कर दिया। अगर स्वीडन की बात करें तो वहाँ पे 2009 में इसको लीगलाइज कर दिया। नॉर्वे ने भी अलाउ कर दिया। ऑस्ट्रिया, चिली, उरुग्वे, ब्राज़ील, कई सारे देश हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया या फिर रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक देश है युगांडा, अफ्रीकन कंट्री, जहाँ पे उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को क्रिमिनलाइज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई सेम सेक्स मैरिज करेगा तो डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है। आपका ओपिनियन क्या है इस सेम सेक्स मैरिज के बारे में, LGBTQs के राइट्स के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों, मोदी जी कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं तो उसको बहुत अच्छे से सीरियस लेना चाहिए हमें। पिछली बार मोदी जी ने जो नेशनल एम्बलम है उसको पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे अनवील किया था, तो उसकी इतनी न्यूज़ बन गई या फिर जो भी हुआ कि UPSC ने मेंस में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था कि जो इंडिया में लायन कैपिटल है उसका क्या वैल्यू है, लायन से रिलेटेड जो सिंबल्स है उनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस बार भी मोदी जी ने कुछ दिन पहले उत्तिरमेरूर इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड कुछ बात कर दी जो कि तमिलनाडु में है। तो आपको इस बार भी मोदी जी की बात को सीरियसली लेना चाहिए। प्री या मेंस कहीं ना कहीं हो सकता है इसके बारे में क्वेश्चन आ जाए। अब कहाँ पे आ सकता है ये? पहले तो हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है तो हो सकता है उसमें आ जाए। मोदी जी ने कहा था रिसेंटली कि इंडिया इज़ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और वो इस इंस्क्रिप्शन को रेफ़र कर रहे थे, उत्तिरमेरूर इंस्क्रिप्शन को। तो हो सकता है GS2 में कुछ डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए या UPSC कुछ भी पूछ सकते हैं। उन लोगों ने, मोदी जी ने पिछली बार वो एम्बलम को अनवील किया था। लोग सारनाथ पिलर्स के बारे में पढ़ रहे थे, लायन के बारे में नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा, और UPSC ने पूछ लिया कि लायन का इंपॉर्टेंस क्या है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया वाइडली, लाइक लायन का इंपॉर्टेंस मिथोलॉजी से रिलेटेड भी हो सकता है, बुद्धा से भी हो सकता है, जैन है उनसे भी हो सकता है, अशोका से भी हो सकता है, और कई बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट हो गया था। तो अब डिपेंड करता है UPSC पूछ भी सकती है, नहीं भी पूछ सकती, अनप्रेडिक्टेबल है, पर क्योंकि करंट अफेयर में तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जरूर है। तो ये न्यूज़ में क्यों आया? पहले तो यही कि मोदी जी ने कह दिया कि इंडिया इज़ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और वो इस इंस्क्रिप्शन से रेफ़र कर रहे थे। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो जब पल्लव राजा नंदीवर्मन सेकंड का शासन था अराउंड 750 AD, तब एक टाउन है उत्तिरमेरूर जो कि कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो ये जो उत्तिरमेरूर टाउन है इसको एज रॉयल ग्रांट ब्राह्मण्स को दिया गया था। ऐसे ग्रांट्स जो ब्राह्मण्स को दिए जाते थे उनको अग्रहार कहते थे। तो ये किंग थे नंदीवर्मन सेकंड। इन्होंने उत्तिरमेरूर गांव या टाउन जो भी है कांचीपुरम में तमिलनाडु में उसको ब्राह्मण्स को डोनेट कर दिया, और जो डोनेशन होता था इस तरह का उसे अग्रहार कहते थे। फिर पल्लव और चोल जो लोग हैं इन्होंने ये जो विलेज है उत्तिरमेरूर वगैरह और इनके आसपास की जगहों में बहुत सारे भव्य टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन करवाया था। इन्हीं में से एक टेम्पल है वैकुंठ पेरुमल टेम्पल जो कि भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, जिसको नंदीवर्मन सेकंड, ये जी वही नंदीवर्मन सेकंड जिन्होंने अभी ये विलेज डोनेट किया था ब्राह्मण्स को, उन्होंने ये टेम्पल बनाया था विष्णु जी का, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जो वैकुंठ पेरुमल टेम्पल है बाद में पल्लवों का हो सकता है डिक्लाइन हो गया, और चोल जो थे उनका यहाँ पे आधिपत्य हो गया, और एक चोल राजा थे परांतक वन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। परांतक वन ये चोल थे, इनका रूल था 1907 to 955। इन्होंने ये जो मंदिर है वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, इसमें एक इंस्क्रिप्शन इस्टेब्लिश करवाया था, और ये इंस्क्रिप्शन जाना जाता है उत्तिरमेरूर इंस्क्रिप्शन के नाम से। ओके, नाउ अब ये इंस्क्रिप्शन डेमोक्रेसी से रिलेटेड कैसे हैं ये बात आती है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये विलेज में सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड बातें करता है कि विलेज में कैसे सेल्फ गवर्नेंस की जानी चाहिए। ये जो एक
लोकल सभा या विलेज असेंबली है उसकी फंक्शनिंग को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि जो विलेज की जो असेंबली होगी ये कैसे काम करेगी। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हैं, जैसे कि हाउ द मेंबर्स ऑफ द विलेज असेंबली शैल बी इलेक्टेड, और what qualifications they must hold, in what circumstances and manner they can be removed, the सभा had special committee with specific function। ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो इस इंस्क्रिप्शन में दी गई हैं। इसके अलावा आप जो हिस्ट्री के बुक हैं, हिस्ट्री का आपका जो भी सोर्स है वहाँ से आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इससे भी बड़ा इंस्क्रिप्शन था। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है, जो आपके ज़्यादा काम की चीज़ हैं वो ओके। इसके अलावा मोदी जी ने ये भी कहा था कि इंडिया जो है वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो हो सकता है कि आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन प्री या मेंस कहीं पे भी मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे साइड में कुछ बॉक्सेज में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जो फैक्ट वाली हैं। रट्टा मारो, आगे बढ़ो। नाउ द नेक्स्ट इशू सूडान इशू। अब सूडान में क्या चल रहा है, मतलब रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आ रहे हैं कि सूडान में ऐसा चल रहा है, सूडान में वैसा चल रहा है, वहाँ पे कू हो गया है, क्या हुआ है। तो हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं सूडान का। सूडान एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। पहले ये बीच में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई थी यहाँ पे, फिर वापस फ्लक्चुएशंस चल रहे थे। अब हुआ क्या, अभी क्या हुआ है, आर्मी एंड पैरामिलिट्री स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर। क्या बात है, मतलब यहाँ की आर्मी और पैरामिलिट्री आपस में लड़ने लग गई। अब क्यों लड़ने लग गई, इनका जो मेन बैकग्राउंड की बात करें तो सूडान में अभी सिविलियन रूल को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, 2019 में बशीर जो अथॉरिटेरियन था उसको पावर से आर्मी ने हटा दिया और खुद की सुप्रीमेसी सूडान में इस्टेब्लिश कर दी। इन्होंने एक सोवरिन काउंसिल, एक इनका जो आरपीएफ यानी कि रैपिड फोर्सेज सपोर्ट, रैपिड पैरामिलिट्री फोर्स सॉरी, तो ये जो आरपीएफ है उसका हेड उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, और जो आर्मी का हेड है उसे इस काउंसिल का प्रेसिडेंट बना दिया गया। और ऐसे वहाँ पे अभी वो रूल करने लगे। इन्होंने कहा कि हम 2023 में इलेक्शन करवाएंगे, और तब तक जब तक ये 2023 आता है, अब्दुल्ला हमडोक नाम के व्यक्ति को वहाँ का पीएम अपॉइंट कर दिया। ये अपॉइंटी पीएम था। लेकिन हुआ क्या, 2021 में ये जो प्राइम मिनिस्टर बने थे हमडोक, इसको आर्मी के हेड जो था उसने हटा दिया और खुद रियल पावर होल्डर बन गया। फिर उन्होंने अनाउंस किया कि जो आरपीएफ है उसे आर्मी के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, दोनों को मिला के एक बना दिया जाएगा, वो भी 2 साल के अंदर अंदर। अब इशू क्या हुआ, ये जो आरपीएफ वाले हैं वो चाहते हैं कि नहीं इतनी जल्दी नहीं, हमें इंटीग्रेट मत करो, कम से कम 10 साल का टाइम दो, 10 साल के बाद इंटीग्रेट करना है तो कर लेना। तो जो आर्मी वाला फैक्शन है उसको लीड कर रहा है हेमेटी या फिर मोहम्मद हमदान डगालो, ये इसको लीड कर रहा है। और इसके सामने जो है आर्मी वाले वो हैं, उसको लीड कर रहा है जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान, जो कि आर्मी का हेड है। अब आरपीएफ के कई सारे ब्लेम्स भी लगे हुए हैं, पहले अक्यूज्ड हैं कि इसने ह्यूमन राइट मैसेकर किया था, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन चल रही है। तो अब मेन इशू ये ना कि सूडान में क्या हुआ कि इन दोनों के आपस में लड़ाई चल रही है, आरपीएफ और आर्मी की, और इसकी वजह से जो ह्यूमन राइट्स वगैरह का वायोलेशन है वो भी किया जा रहा है। वहाँ पे अभी की वॉर्स की कंडीशन बन गई है, कई सारे लोग वहाँ के देश छोड़ को भाग रहे हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ थी कि फ्रांस सिंगापुर वगैरह के जो उनके ऑफिशियल सूडान में थे उनको भी वो इवैक्यूएट कर रहे हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं। इंडिया में भी ये करंट अफेयर में चल रहा था कि जो एक कम्युनिटी है साउथ इंडिया की, अभी साउथ इंडिया में रहती हैं, वो लोग सूडान में ट्रेड करने जाते थे लेकिन वो भी वहाँ पे फंस गए हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट भी ऐसे काम कर रही है कि उनको वहाँ से निकाला जा सके। अब ये न्यूज़ में चल रहा है। होता क्या है कि कोई आईआर का टॉपिक न्यूज़ में आता है तो उससे रिलेटेड प्री में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम यूक्रेन चल रहा था, अफगानिस्तान न्यूज़ में चल रहा था, तो उसके बारे में क्वेश्चन था कि अफगानिस्तान को कौन से बॉर्डर टच करते हैं। तो सूडान का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये 3rd लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका में। अभी इस पर बहुत ज़्यादा फॉरेन डेट है, इसमें डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हाइपर इन्फ्लेशन है, इंडियन कम्युनिटी हक्की पिक्की जो है वो वहाँ पे अभी फंसी हुई है, उसको निकालने के लिए गवर्नमेंट भी एफर्ट कर रही है, ठीक है। ये मैप दिया गया है सूडान का, ये रहा सूडान, ये सूडान है, इधर साउथ सूडान इसका मैटर नहीं है, सूडान ये 3rd लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की। और यहाँ पे आरपीएफ वर्सेज आर्मी का मैच चल रहा है। ये इसकी बाउंड्री रेड सी से भी लगती है, तो बाउंड्री से रिलेटेड मैटर्स देख लेना, ठीक है। ओके, तो चलिए हम अगले टॉपिक